जी नाजरीन, आज हम बात कर रहे हैं छोटे बच्चों की तरबियत के हवाले से, और आज के हमारे प्रोग्राम के मेहमान भी हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं। आज के हमारे प्रोग्राम के मेहमान जनाब प्रोफेसर डॉक्टर शुएब अहमद साहब पाकिस्तान से हमारे साथ इस वक्त लाइन पे मौजूद हैं। आप मारूफ तजियाकार हैं, मुख्तलिफ टीवी चैनलों के ऊपर जो है वो आपने ज़रूर इनको देखा होगा। एक तहकीकी शख्सियत है, मोटिवेशनल स्पीकर हैं आप, और आपका तहकीकी मैदान में बहुत ज़्यादा काम है। वो क्या मिसरा है, मैं इनके लिए कहूँ कि वो आप अपना तारुफ हवा बहार की है, और बहुत ही खूबसूरत शाइस्ता गुफ्तगू फरमाते हैं। उनकी आमद से पहले मैं एक शेर उन्हीं की नज़र करना चाहता हूँ कि होंठ हिलते हैं फूल खिलते हैं, होंठ हिलते हैं फूल खिलते हैं, आइए आज उनसे मिलते हैं। तो आइए डॉक्टर शुएब अहमद साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब डॉक्टर शुएब अहमद साहब, आपको प्रोग्राम नसीम ज़िंदगी में खुश आमदेद कहते हैं, और आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने अपने कीमती औकात में से हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला और प्रोग्राम में शरीक हुए। आज हम बच्चों के हवाले से बात करें। मैं बगैर किसी मुकदमे के सवाल की तरफ आऊँगा कि आज हम जब देखते हैं कि एक तरफ मादियत की परछाइयाँ जदीदियत के नाम से मुख्तलिफ ड्रामों की शक्ल में, मुख्तलिफ कल्चर्स की शक्ल में, मुख्तलिफ इवेंट्स के नाम के ऊपर हमारे तालीमी निज़ाम के अंदर, हमारे घरों के अंदर घुस चुकी हैं, तो एक तरफ वो मगरबी खुराफात भी हमें देखने को मिलती हैं, और दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि जिस माशरे में हम जिंदगी बसर कर रहे हैं वहाँ की भी कुछ आदाब रिवायात हैं और इस्लामी इक़दार भी मौजूद हैं। तो इस सारे माशरे के अंदर, घर के अंदर खुसूसन बच्चों की तरबियत के हवाले से बुनियादी तौर पे आप क्या समझते हैं कि कहाँ से वालिदैन को आगाज़ करना चाहिए ताकि हम एक मुफीद जो है वो फ़र्द उसकी तरबियत कर सकें? जी हसन, बहुत बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो जो आपने इंट्रो दिया, काफी मुझे मेरे पे बोझ डाल दिया है। ऐसा कुछ भी नहीं, एक आम सा इंसान हूँ और कोशिश करता हूँ कि जो कुछ वो शिकवाए जुल्मत शब से कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की शम्मा जलाते जाते हैं। तो अपने हिस्से की शम्मा जलाते रहते हैं, और आपकी बड़ी मोहब्बत, आपकी बड़ी चाहत आपने इतना खूबसूरत अंदाज में, और मैं ये समझता हूँ कि जब आप किसी को इज्जत देते हैं तो अल्लाह सुब्हान व तआला उसके बदले आपकी इज्जत में बहुत ज्यादा इजाफा करता है। तो मैं आपके लिए, आपके चैनल की इज्जत और सरबुलंदी के लिए मैं दुआगो हूँ। आप लोगों ने इतनी मोहब्बत से याद किया, और फिर एक बड़े ही अहम मसले पर, मैं रिसर्चर ना भी हूँ, मैं अगर शोबा दरस तदरीस से ना भी वाबस्ता हूँ, तो मैं एक बाप हूँ जिसने 3 बच्चों को बड़ा किया है। तो ये तो हमारे हर घर का सब्जेक्ट है ना जी। और ऐसे मैं आपके सवाल के जवाब में अगर आपको ना एक छोटा सा बिल्कुल मुख्तसर सा वाकया बताऊं, तो शायद आपको अंदाजा हो जाएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। जी ज़रूर। देखिए, ऐसा है कि मैं बहुत छोटा सा था ना, तो मेरे वालिद साहब जब भी हम गर्मियों की छुट्टियों में, हम कराची में रहते थे, तो मेरा आबाई ताल्लुक हरीपुर के साथ ही एक मेरा छोटा सा गांव था। तो मेरे वालिद हमें गर्मियों की छुट्टियों में अपने गांव लेके जाया करते थे। हमने जैसे ही बस से उतरना ना, तो दरमियान में पहले हमारे घर आते थे, यानी मेरे दादा का घर, मेरे चचा, बाकी सारों के घर आते थे। मेरे दादा उस वक्त वफात पा चुके थे। तो दरमियान में वो घरों में किसी में दाखिल नहीं होते थे आके ना, पहले किसी से नहीं मिलते थे। वो सीधा मुझे लेकर, मेरी उंगली पकड़ के मुझे कब्रिस्तान लेके जाया करते थे। वहां मेरे दादा की कब्र थी। और कुछ अरसे बाद मेरी दादी, उनकी भी डेथ हो गई। तो थोड़े अरसे के बाद तो हम मतलब जाके ना, तो पहले हम सीधे कब्रिस्तान जाया करते थे। अच्छा, ये हमारी एक रूटीन बड़े अरसे तक रही ना, मतलब यानी मैं जब मैं सनी शऊर में आ गया तो हमारी यही रूटीन रही कि हमने बस से उतरना और सीधे जाके कब्रिस्तान पहले दुआ करनी ना कब्र पे। तो मैं जब थोड़ा सा मुझे शऊर आया, होश आई, तो मैं वालिद से ये पूछा करता था, मैं कहा भाजी, हम अगर हम सबसे पहले मिलने, मुझे बड़ी एक्साइटमेंट होती थी क्योंकि मेरी बहन की शादी भी हो चुकी थी वहां पर। तो मेरी बड़ी एक्साइटमेंट होती थी कि मैं पहले बहन के पास जाके मिलूं। छोटा था मैं उससे, बहुत छोटा था अपनी बड़ी बहन से। तो मेरी ख्वाहिश होती थी कि मैं पहले बहन से जाके मिलूं, और फिर उसके बाद मैं कोई और काम करूं। तो मेरे वालिद कहते थे नहीं, ये हमारे बुजुर्ग थे, ये मेरे माँ बाप थे। तो मैं आपको वहां इसलिए लेके जाना चाहता हूँ कि कल जब मैं दुनिया में नहीं रहूंगा, तो आप भी अपने बच्चों को इस तरह से मेरी कब्र पे लाया करें। वाह। यानी जो कहने का बुनियादी मकसद है ना, मकसद क्या था कि ये जो तरबियत थी ना जी, ये जो तरबियत का उनसर था, आज मैं जब जाता हूँ ना अपने बच्चों को लेके अपने वालिद की कब्र पे, तो मुझे उनकी बात याद आती। अब ये क्या था, ये वो तरबियत थी। यानी वो कोई लिटरेरी लोग नहीं थे,
वो कोई फिलोसफर नहीं थे, वो कोई पढ़े लिखे लोग नहीं थे, दे वर कॉमन मैन। बट उन्हें ये पता था कि एज यू सो यू रीप। आज जो चीज आप अपनी जिंदगी में अपने माँ बाप का एहतराम करके दिखाओगे, उनके साथ वो ताल्लुक बना के दिखाओगे, तो वो आगे ट्रांसफॉर्म होगा। अब मैं हसन बड़ी बदकिस्मती के साथ ये कहना चाह रहा हूँ, बड़े दुख के साथ कहना चाह रहा हूँ कि वो जो तस्वुर था वो खत्म होकर रह गया। आज हम अपनी बच्चों की तरबियत के लिए बड़ी बड़ी दुनिया की ज़ख़ीम किताबें, बड़े बड़े मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम और बड़े बड़े महंगे स्कूल और कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड और जनाब बड़ा मुंह टेढ़ा करके बोलने वाली अंग्रेजियां हम लेकर आ जाते हैं कि वो हमारे बच्चों की तरबियत करेंगे। उस तरबियत में मेरे जैसे बाप का क्या किरदार है, उस माँ का क्या किरदार है, जो माँ अपनी जिम्मेदारी से फारिग होकर बैठ गई, जी मेरे बच्चों को तो ट्यूशन पढ़ाने के लिए टीचर आ जाती है, मेरे बच्चों को पढ़ाने के लिए तो कारी साहब आ जाते हैं, मेरे बच्चा दुनिया के महंगे तरीन स्कूल में पढ़ता है। तरबियत कहाँ गई? तरबियत तो माँ की गोद से शुरू होती है, तरबियत तो बाप से शुरू होती है। जब बाप अपने सीने के साथ अपनी औलाद को लगा के रखता है और उसे और उस बच्चे के सामने अपने माँ बाप का पहले वो खुद एहतराम करता है, तो फिर बच्चे की तरबियत होती है। जब बाप खुद जाके अपने बाप के पांव दबाता है तो फिर बच्चे को पता चलता है कि मैंने भी कल, मेरा जब बाप बूढ़ा होना है तो मैंने उसके पांव दबाने। तो मेरा जो नुक्ता एतराज है, जिसपे मैं बड़ा तिलमिलाता हूँ, जब मैं देखता हूँ घरों में जब छोटे छोटे बच्चों को माँ बाप के साथ मैं मिसबिहेव करते हुए देखता हूँ, तो मैं अक्सर कभी कहीं बैठे हो ना तो मुझसे ये अक्सर सवाल करता है, मैं क्या करूँ, उस्ताद रहूं सारी जिंदगी, टीचर था, मुझसे कहा जी बच्चा कहना नहीं मानता। तो मैं बड़ा मुस्कुरा के एक सवाल करा करता था, मैंने कहा इसके सामने कभी आपने अपने माँ बाप का कहना माना? कभी इसके सामने बैठ के आपने कोई रोल मॉडल ऐसी हरकत करने की, कोई ऐसा काम करने की कोशिश की है? अपने पेरेंट्स आपके जिंदा है, आपने कभी कोई ऐसा काम करने की कोशिश की? आप अपनी माँ को तो पूछते नहीं, बूढ़ी माँ किसी कोने वाले कमरे में पड़ी हुई है और उसके लिए मेड तो आपने रख ली, लेकिन क्या कभी आप उसके पास वक्त स्पेंड करते? जब आप नहीं करते, उसके सामने रोल मॉडल नहीं देते, तो फिर आप कैसे अपने बच्चे से तवक्को रख सकते हैं कि वो आपको रोल मॉडल देगा? तो मैं आपका जो इस सारी जो प्रियम्बल है ना, मैं इसका खुलासा सिर्फ ये कहूंगा, बात लंबी नहीं करूंगा, कि जो तरबियत थी ना, खुदारा इस बात को ये हमारे देखने वाले, मतलब मैं एक बहुत ऑर्डिनरी सा आजिज़ सा इंसान हूं, लेकिन मैं ये कहूंगा कि खुदारा पहले अपने बच्चों के सामने खुद रोल मॉडल बने। याद रखें, बच्चा गाली घर से सीखता है। बच्चा जो आपने अच्छा बुरा जो कुछ उसे देना है आपने घर से देना है। आप मत तवक्को रखें कि जिन लोगों को आप पैसे देकर आते हैं वो ऑक्सफोर्ड के सिस्टम और वो कैम्ब्रिज के सिस्टम किसी बच्चे की तरबियत करेंगे। मेरा तो बाप इतना पढ़ा लिखा नहीं था, एक ऑर्डिनरी सा इंसान था, आम सा इंसान था, लेकिन उसने एक चीज सिखा दी थी कि अपनी जिंदगी में अपने माँ बाप का एहतराम करके मुझे दिखा दिया, और आज तक उसी परचम को लेके हम खड़े। ये है आपके सवाल का मेरा तो ख्याल है, यही जवाब। डॉक्टर साहब, इसमें मैं आगे बात को बढ़ाना चाहूँगा कि आजकल जो माशरे में मसलन मोबाइल, टैब्स, लैपटॉप्स और मीडिया का भी ज़माना है, सोशल मीडिया भी है, तो आप क्या समझते हैं कि किस एज तक बच्चों को इन चीज़ों से दूर रखना चाहिए, और फिर किस तरह उनको इन चीज़ों से, खुसूसन जदीद टेक्नोलॉजी की जो चीज़ें माशरे में नौजवानों की दस्तरस में भी हैं, फिर इजाज़त देनी चाहिए, वो किस अंदाज में फिर इससे मस्बत इस्तेफादा कर सकें? अच्छा, हाँ, अब बड़ी खूबसूरत आपने बात की। मैं अब इसी आपका जवाब देखिए, अब होता क्या वो ये रहा है इस वक्त कि माँ अपनी जिम्मेदारी को कम करने के लिए, एफर्ट होती थी ना, पहले बच्चे के साथ मेहनत करनी पड़ती थी, टाइम देना पड़ता था बच्चे को। अब चूंकि फादर तो बिजी है ही है, उनके पास तो एक लेम सा एक्सक्यूज या एक्सक्यूज होता है, वैलिड एक्सक्यूज। अब माँ के पास भी एक्सक्यूजेस बहुत सारे आ गए। वो क्या करती, छोटा सा आप देखिए ना, 0 साइज का बच्चा है, खाना नहीं खाता, अम्मा उसको टैबलेट ऑन करके उसके फेस के सामने रख देती हैं, वो उसके ऊपर कुछ तस्वीरें देखता रहता है, कार्टून। वो बाद में ना सचमुच माँ बाप को भी कार्टून ही समझता है। अब बच्चे माँ बाप को भी कार्टून ही समझने लग गए, क्योंकि वो डिमांड उन्होंने पूरी करवा दी है उनसे। बस मैं तो अक्सर अब पेरेंट्स को ये कहता हूँ कि यू आर जस्ट ATM फॉर योर चिल्ड्रन, दैट्स इट। इससे ज्यादा आपकी कोई औकात नहीं है अपने बच्चों की नजर। तो होता क्या है, वो इतने छोटे से बच्चे को, इतने बालिश का बच्चा होता है और उतनी ही बालिश का उसको वो टैब उसके सामने रख देती है कि जनाब ये लो, देखो इसके ऊपर। अब वो छोटा सा बच्चा है, वो साथ उसके मुंह में चम्मच भी डालता जा रहा है और वो टैबलेट पे भी देखा जा रहा है। ऐसे ना, मैं आपको बताऊं, आप तो छोटे हैं यकीनन, और देखने वाले शायद जो मेरे एज ग्रुप के लोग होंगे वो शायद एग्री करेंगे कि हमारी माँ हमें खाना खिलाते हुए ना गोद में लोरियां दिया करती थी, कोई तिलावत किया करती थी। मुझे आज भी याद है, मेरी दादी जब गोद में लेके ना,
तो कुरान की तिलावत करती थी, जिक्र करती होती थी, और वो साथ उसके साथ जो है ना हमें वो सुला दिया करती थी या खाना खिलाया। तो हमने हमारे बचपन में सिर्फ कुरान की तिलावत आई है या माँ की दादी की लोरियां आई हैं। अब जनाब आप जिम्मेदारी उतारने के लिए उठा देती हैं, उसको टैबलेट पकड़ा देती हैं। अब वो जो एक 0 साइज का बच्चा पला ही टैबलेट के ऊपर है, पला ही लैपटॉप के ऊपर है, पला ही सिस्टम के ऊपर है, मुझे बताएं ना मैं कैसे डिफरेंशिएट करूं, कैसे डिफाइन करूं, कैसे डिटरमिन करूं कि विच वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट एज फॉर दिस चाइल्ड, कि कहां से अपनी जिंदगी शुरू करें। तो ये फिर अगेन वही रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। बिल गेट्स अपने बच्चों को किसी डिवाइस के करीब नहीं जाने देता। आपने देखा होगा सोशल मीडिया के ऊपर ये बहुत खबर चली है, वो तो अपने बच्चों को बहुत दूर रखते हैं। अच्छा, यूरोपियन मॉडल में आप चले, मैंने बहुत सारा अरसा जिंदगी का इंग्लैंड में गुजारा है, बिल्कुल बच्चों को इक्विपमेंट के करीब नहीं जाने देते, और जब तक वो बच्चा चीजों को समझने नहीं शुरू हो जाता, इंडिपेंडेंट उसके यूजेज की तरफ नहीं आता, और फिर वो भी बड़ा लिमिटेड यूजेज होता है। वो यूं नहीं होता कि मैं 10 साल का भांजा उसको दुनिया जहान की यूट्यूब की, अपना कोर्स का कुछ नहीं पता होता उसको, लेकिन जनाब उसको दुनिया जहान की यूट्यूब और उसके ऊपर जो दुनिया का स्टफ है वो उसको पता है। कोई मर्जी आया आप उससे बात करें, वो आपको टेक्स्ट खोल के दे देगा, लेकिन कोर्स की बुक्स का उसको नहीं पता। क्यों? जाहिर है वो हमने अपनी जिम्मेदारी, हमारे वालों ने वो क्या किया, उनको 0 साइज से टेबलेट पकड़ा दी, वो पकड़ा दिया। अब वो जनाब वो सारे के सारे वो उस दुनिया वर्चुअल वर्ल्ड में ही रहते हैं। तो होना ये चाहिए कि अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए कम अज कम आप 8, 9, 10 साल तक बच्चे को कोशिश करें कि मैक्सिमम डिवाइसेस से दूर रखें, और कोशिश करें उनसे खुद इंटरेक्ट करें। मैं एक जुमला ये कहा करता था बड़ा रवानी के साथ, मैं अपने मुख्तलिफ जब प्रोग्राम्स में जाया करता, जब लोग मुझे बुलाते थे, तो मैं उन्हें ये कहा करता था कि खुदारा अपने बच्चों को खुद टाइम दीजिए, अपने बच्चों को खुद टाइम दीजिए। अगर आप अपने बच्चों को खुद टाइम नहीं देंगे तो बच्चा बाहर से टाइम लेगा, तो फिर आप गिला ना कीजिएगा कि वो टाइम क्वालिटी टाइम था या नहीं था। दिस इज बड़ा सिंपल सी बात है कि अगर आप अपने बच्चों के साथ खुद वक्त नहीं गुजार रहे तो फिर आप समझ लीजिए कि फिर अल्लाह के आसरे पर आएंगे बच्चे। तो मेरी गुजारिश होगी कि बहुत कम एज को अवॉइड किया जाए, और ये टैबलेट्स के बहाने और ये मतलब कार्टून के बहाने बड़ी जान छुड़ा ली ना, बच्चे की जिम्मेदारी खत्म हो गई, आपने उसको टीवी लगा के दे दिया। भाई मैं आपको बताऊं, ये हमारी बच्चियां छोटी, जब मेरी इनकी तबीयत होती बड़ा, इनको बहुत, यानी जब समझदार हो गए तो हमने इनको टीवी के करीब जाने दिया था। अभी भी मेरे बच्चे बड़े हो गए, लेकिन वो अभी भी वो ये शौक नहीं रखते कि वो टीवी लगा के बैठ जाए और दूसरों की तरह घंटों अपने टेलीविजन के सामने देखें। वो अपने एकेडमिक्स, अपना सोशल वर्ल्ड, अपना सर्कल, उसके अंदर मैंने उनको कहा कि नहीं जी आप वो करें ताकि आपको पता चले कि दुनिया की क्या हकीकत है और क्या रियलिटीज है। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने अपने कीमती औकात में से वक्त निकाला और बहुत मुफीद नुकात हमारे नाजरीन के लिए आपने बयान किया। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आइंदा भी आप हमारे प्रोग्राम में शरीक होते रहेंगे। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। मेरी तरफ से आप लोगों के भी नेक तमन्नाएं, नेक ख्वाहिशात। बहुत शुक्रिया जी नाजरीन, प्रोफेसर डॉक्टर शुएब अहमद साहब पाकिस्तान से हमारे साथ लाइन पे मौजूद थे और बहुत खूबसूरत जो है वो बच्चों की तरबियत के हवाले से बात कर रहे थे, और खुसूसन वालिदैन का उसमें क्या नक्श होता है। वो जापानी कहावत है कि बच्चा वही झूठ बोलता है जिसकी माँ भी झूठ बोलती हो। तो वालिदैन से बहुत असर होता है बच्चों की तरबियत के अंदर।